हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। कल पढ़ा था उससे आगे हम चलेंगे और हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कौन सा यौगिक क्या है। ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि एक यौगिक में चीज होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा एक यौगिक है K4FeCN6। ठीक है, इस यौगिक में जो हमारा कंपाउंड बनता है इस तरीके से। ठीक है, Fe को हमारे 6Cn है, सब इलेक्ट्रॉन देते हैं अपना अपना। ठीक है, Fe को हमारे जो 6Cn है, 6Cn है, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। सही है, उपसह संयोजी इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं इस तरीके से। ठीक है, 6Cn इस तरीके से। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एक कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन के भीतर, मतलब इसके अंदर बंद है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपसे पूछे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, यानी कि उप सहसहयोगी संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि CN इतने होंगे उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ठीक है, इसमें तो कह सकते हैं CN होंगे उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ठीक है, पर और स्ट्रक्चर में ये नहीं होता है। ठीक है, हाँ इसमें उतने ही होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे CN के बराबर होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। ठीक है, पर देखिए इनको सबको क्या क्या कहते हैं वो देख लीजिए। तो Fe को कहते हैं हम केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल आइटम। ठीक है, CN को हम क्या कहते हैं? CN को हम कहते हैं लिगेंड। ठीक है, इसे कहते हैं हम आयनन परिसर। या कहते हैं आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर, आयनन परिसर, या अंग्रेजी में कहते हैं आयनिक स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को कहते हैं हम इसको पूरे को, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं अनआयनीकृत, इसे हम कहते हैं अनआयनीकृत भाग। ये भाषा में और कहते हैं समन्वय समन्वय परिसर। ठीक है, समन्वय परिसर, इसे अनआयनीकृत भाग को हम समन्वय परिसर भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? ये इस तरीके का दो भाग होते हैं, इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये है ये इस टाइप का, इसमें दो भाग बंद हुए हैं, मतलब ये पूरा बंद है इसमें, तो इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके भीतर वाले को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट के अंदर होता है, हमेशा याद रखना यह क्या किसके अंदर होता है? जो समन्वय स्फीयर होता है कोऑर्डिनेट के अंदर होता है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर होता है। ठीक है, अब छोटी सी हेडिंग है वो डालिए, छोटा सा पॉइंट, उपसह संयोजी
नंबर, संख्या या नंबर, उपसह संयोजी संख्या। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं लिख लेते हैं। वैसे तो बता दिया था कि ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, एक उपसह संयोजी यौगिक में उपसह संयोजन बंधों की संख्या बंधों की संख्या को उपसह संयोजी उपसह संयोजी संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम सीएन से प्रकाशन नहीं कर सकते। इतने बंद होंगे उपसह संयोजी, यानी कि इसके पास इतने बंद होंगे, यानी कि इतने बॉन्ड होंगे, उतने ही इनकी संख्या होगी। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि हम कोई भी हो तो हम सीएन के द्वारा हम बंदों की संख्या नहीं देखेंगे। हमेशा यहां पर सीएन की जगह पर एक सीएल भी जुड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है, सीएन की वजह से इनके उपसह संयोजी बंदों की संख्या देखें। ठीक है, इतना देखते हैं कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, यानी कि कितने कोऑर्डिनेशन बंद, यानी कि उपसह संयोजी कितने बंद बन रहे हैं हमारे, उसी हिसाब से हम इनकी संख्या को देखते हैं। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होंगे कि ये लिगेंड होता है, लिगेंड, सही है, हिंदी में भी लिख दिया, अंग्रेजी में भी। ये केंद्रीय परमाणु होते हैं, सेंट्रल आइटम। ठीक है, और ये पूरा होता है आयनीकृत भाग या समन्वय परिसर, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं आयनन परिसर, यानी कि आयनिक स्फीयर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, हम ये इससे पिछले लेक्चर में, मतलब चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और इसमें भी देख लेते हैं। सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इनके सबके क्या क्या होते हैं। देखिए, एच का आप जानते हैं +1 होता है। ठीक है, के का आप जानते हैं +1 होता है, Na का आप जानते हैं +1 होता है, FCl Br, यानी कि ये क्या है, हेलोजन है सब, ये क्या है हमारे हेलोजन, इनका सबका -1 होता है। क्या होता है, -1। क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, O का हमेशा -2 होता है, आप जानते हैं, सही है। SO4 का -2 होता है। NH3 का होता है 0, NH3 का क्या होता है 0। ठीक है, और Cn का -1 होता है। ठीक है, ये आप याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर कि किस किस के क्या होते हैं, और भी आपको उसमें मैंने करा दिए थे। देखिए, इसी आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की एक, मतलब थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, देखिए, K4 FeCN6। ठीक है, जो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था वो ही एग्जांपल ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका Fe का। ठीक है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, देखिए, हमारे K का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो 4 मतलब एक है ना, K है कितना 4, यानी कि 1 4। ठीक है, X Fe का निकालना है, तो इसे माना X। ठीक है, Cn कितना है -1 है ना। ठीक है, 6 है Cn। ठीक है, प्लस माइनस के माइनस का 1 और 6। ठीक है, बराबर 0, इस तरीके से निकालते हैं। 4 एकम 4,
एक्स और 6 कम 6 माइनस के, ठीक है, तो 0। एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस का 2, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या आया यहाँ पर, प्लस का 2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, प्लस का 2, या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, प्लस का 2। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने और एक हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन करके नाम से, और निकाल सकते हो सरस्वती माँ की पाठशाला पर, एक रिडॉक्स रिएक्शन लेक्चर है, ठीक है, 2 लेक्चर है, आपको उसमें समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से इन्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की मतलब अच्छे से विधि मैंने उसमें कराई है, ठीक है। तो उसे निकालो, उस लेक्चर को देखोगे तो उस लेक्चर से आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। 11th क्लास का लेक्चर है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले, CuNH3 4SO4 इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें किसका निकालना है, हमें निकालना है Cu का। किसका निकालना है, Cu का, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए, इसे मान लिया x, इसे मान लिया x, ठीक है, और ये कितना है 4, तो ऐसे 4 रहने दिया। NH3 हमने कितना माना था, 0, तो माना नहीं था, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता ही है, ठीक है, 0। और ये कितना है, SO4, SO4 का -2, SO4 का कितना होता है, -2 प्लस -2 0, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो 4 पूरा 0 हो जाएगा, और यहां माइनस के 2 होंगे, ठीक है। और जब इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे तो -2 0, इधर जाएंगे तो प्लस के 2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या आया, 2। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या आया इसमें, 2, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे 2 एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से निकालते हैं, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना वही हमारा टॉपिक था और आपको निकालना आ चुका होगा, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा बॉर्नर्स थ्योरी, बॉर्नर का सिद्धांत। बॉर्नर का क्या सिद्धांत था, देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार उप सहसंयोजी यौगिक की 2 संयोजकताएं होती हैं। पहली होती है प्राथमिक संयोजकता, यानी कि प्राइमरी बैलेंसी, ठीक है। दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। दूसरी क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता, यानी कि सेकेंडरी बैलेंसी। क्या होती है, सेकेंडरी बैलेंस, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, उसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ठीक है, ये हमारी प्राथमिक संयोजकता की, यानी कि प्राइमरी बैलेंसी की, ठीक है। और दूसरा द्वितीयक संयोजकता की क्या होती है, उप सह संयोजी संख्या या उप सह संयोजी बंधों की संख्या। यानी कि उसमें कितने उपसह संयोजी बंध हैं, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हैं उसके ऊपर, ठीक है। और इसमें प्राथमिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है उसके ऊपर, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, देखिए, इजी CuNH3 6
Cl3, ठीक है। अब इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या होगी देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक ठीक है, जिस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे उसी तरीके से देखेंगे प्राथमिक संयोजकता। देखिए इसी माना हमने X, ठीक है, इसे NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, तो 6 0, और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1, क्या होता है -1, +3 -1 बराबर 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और ये -3 0 3, यानी कि ये प्राथमिक संयोजकता हुई इसकी, ठीक है। ये प्राथमिक संयोजकता के आधार पर, ठीक है, ये प्राथमिक संयोजकता के आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने। अब द्वितीयक संयोजकता के आधार पर निकालते हैं हम। तब तक के लिए यहां तक उतार लीजिए। देखिए हमने प्राथमिक संयोजकता के आधार पर देखा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब द्वितीयक संयोजकता के आधार पर देखेंगे। द्वितीयक द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। कोबाल्ट से कितने NH3 हैं 6 है ना, ठीक है। सब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, सब टोटल NH3 सब टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोबाल्ट के साथ बनाएंगे। यानी कि कोबाल्ट को जरूरत है कोऑर्डिनेशन बॉन्डों की, ठीक है, उसे जरूरत है, और ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यहां कितने हैं 6, ठीक है। तो ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके तैयार हो गया। अब इधर है इसके Cl, इस Cl से कोई मतलब नहीं होगा, तो इसके आधार पर किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। देखिए कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, द्वितीयक में बताया था कि उसके उपसह संयोजी बंधों के आधार पर होता है। कितने बंध हैं 1 2 3 4 5 6, इस बंधों के आधार पर इनके कितने संयोजकता होगी 6, कितनी होगी 6, ठीक है। इसके आधार पर 3 आई, पर इसके आधार पर द्वितीयक संयोजकता के आधार पर कितनी आई 6, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने आए 6, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। ये द्वितीयक संयोजकता है, ये प्रथम संयोजकता है, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, और ये आपको करना होगा। है CO NH5 NH3 5 Cl Cl2, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको, एक तो प्राइमरी वैलेंसी, एक निकालनी है सेकेंडरी वैलेंसी, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, निकालिए। कोबाल्ट की जगह पर X रखा,